धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, आज जुमेरात, बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे का दिन है। हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। कल फ्राइडे, जुमे यानी शुक्रवार का दिन है। हम रहेंगे छुट्टी पर। कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड ना हो पाया जो कल के लिए हम उसको शेड्यूल्ड कर देते। पिछले हफ्ते तो हमने 3 खबरें आपको दिखा दी थी फ्राइडे के दिन भी। तो कल सन्नाटा रहेगा धाकड़ खबर पर। बने रहिएगा फिर भी धाकड़ खबर के साथ। परसों सुबह आपसे इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। लेकिन अभी करते हैं बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। पहली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे सामने आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा जजमेंट सुनाया है जो लव जिहाद के नाम पर कानून बनाने वाले के मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन बेशर्मी, तेरा आसरा, नकटे की नाक कटी, चार बिलान दौर बढ़ी अब घटती नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं मिस्टर नवीन विपिन सांची और उनके अलावा हैं रजनीश भटनागर। उनकी बेंच ने एक फैसला सुनाया। 20 साल की एक लड़की सुलेखा से जुड़ा हुआ। 20 साल की इस लड़की सुलेखा ने अपनी पसंद के लड़के बबलू से शादी कर ली। परिवार के लोगों ने आरोप है लड़की को किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया। इसके बाद बबलू जो है कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि लड़की को उनके सामने हाजिर किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लड़की को हाजिर किया गया। लड़की से पूछा कोर्ट ने, क्या चाहते हो बेटा? तो लड़की ने कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट आदेश सुना दिया कि लड़की को लड़के के साथ भेज दिया जाए और इस मामले में अगर कोई रुकावट डाले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए, मुहैया कराई जाए। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि लड़की अगर बालिग है वो अपने पसंद का, अपने धर्म का अपना जो है जीवन साथी चुन सकती है और उसमें कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है। लेकिन फिर भी बेशर्मी बेहयाई से लव जिहाद पर कानून बनाने के एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि उन्हें 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कानूनों का अध्ययन करने के बाद लव जिहाद पर एक नया कानून बनाइए। कुछ और तो काम रहा नहीं है। किसानों पर तो लठ चला रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। इस बात को कहते हुए एक जिला अदालत के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। पता होना चाहिए आपको, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आरोप लगाया गया है कि 2006 के मुताबिक केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के जो संस्थान हैं वहां पे तो रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी को 27%, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की शिकायत करते हुए एक अर्जी दाखिल की गई है कांगड़ा जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। अब उस पर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट जो है वो सुनवाई कब करेगी, कब नहीं करेगी, कोई तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है क्योंकि आरोप ही ऐसा लगाया गया है और कहा गया है कि रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको भी यूजीसी से ग्रांट मिलती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान यानी कि बेअदबी करने के मामले की सुनवाई यानी कि ट्रायल पंजाब से बाहर नहीं कराएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग को लेकर दाखिल की गई थी अर्जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। अब भटिंडा के अंदर ही ये केस चलेगा। क्या है केस, पहले वो जान लीजिए, फिर आपको कहानी समझ में आ जाएगी। मामला 2015 का है। आरोप लगाया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ा गया और उसकी बेअदबी की, जिसके चलते भटिंडा में पिताजी वाला, जानते हैं ना संगठन, पिताजी राम रहीम वो वाला संगठन जो है जिसे डेरा सच्चा सौदा कहते हैं, उसके 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 8 लोगों में से हाल फिलहाल में अभी एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी गई भटिंडा में, जिसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कहने लगे माई बाप, वहाँ पे ट्रायल जो है ना निष्पक्ष नहीं हो सकता, वहाँ पे सुनवाई सही तरीके से नहीं हो सकती, वहाँ पे हमारी जान को भी खतरा है। कोर्ट ने कहा भाई जान की खतरे की बात है तो उसका इंतजाम करा देते हैं, पुलिस को कह देते हैं वो सुरक्षा मुहैया कराएगी। और निष्पक्ष सुनवाई की बात कर रहे हैं उसके लिए अदालत को बोल देते हैं कि ठीक है भैया निष्पक्ष सुनवाई करो, हम लोग इसका सुपरविजन करेंगे। लेकिन आप ये चाहो कि पंजाब से हटा के इस केस को कहीं और ट्रांसफ़र कर दें तो वो तो ना करेंगे। पता होना चाहिए आपको कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है।
पंजाब से कांग्रेस किसान चलते हैं दिल्ली के लिए, कोई डंडा ना बजाने की जरूरत पड़ती पुलिस को, लेकिन जैसे ही हरियाणा में आते हैं तो पुलिस लठ भी बजा रही है, आंसू गैस के गोले भी चला रही है और उन पर पानी की बौछारें भी इस ठंड में जो है डाल रही है। और हरियाणा इसलिए मैं आपको फोकस करके बता रहा हूं कि जैसे ही इस बार 2019 में सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर भाजपा की, वैसे ही डेरा सच्चा सौदा के पिताजी जो हैं राम रहीम, उनको जेल से पैरोल पे छोड़ दिया गया था। तो ये चाह रहे हैं ट्रायल भी यहाँ पे हो जाए। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो बैंड बजी जाएगा, यहाँ ट्रायल हो जाएगा, हो सकता है यहाँ कुछ मामला मैनेज हो जाए, वरना कहीं और मामलों में पहले से ही दोषी हैं, इस मामले में भी और दोषी हो जाएंगे तो बैंड और ढंग से बज जाएगी। लेकिन इतना बड़ा तंत्र है तो उसकी बैंड कैसे बजेगी, बता दूं आपको। बहुत सारे पत्रकार बहुत जल्दी बड़े बन जाते हैं, मेरे कई साथी हैं, तो जानते हैं पैसा कहाँ से लगता है? अधिकारियों का पैसा लगता है। अधिकारी लॉबी ऐसे बाबाओं के पीछे भी पैसा लगाती है, बाबा जी हमारा भी इतना इन्वेस्ट कर लो ना जी, हमारे को दुख धुल जाएंगे, हमें भी इतना शेयर देते रहना। तो उनको बचाने में भी ये लोग काम करते हैं। आश्रम फिल्म आई है ना, देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वेब सीरीज बहुत शानदार बनी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईवीएम तो जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे बिहार चुनाव में एमवीएम यानी कि मोदी वोटिंग मशीन बता दिया था राहुल गांधी ने, और हुआ भी वही जो बताया। हालांकि ये लोग बताते चुनाव के दौरान ही हैं, चुनाव के बाद ही हैं, लेकिन चुनाव से पहले नहीं बताते। भैया सड़क पे उतर के प्रदर्शन शुरू कर दो ना कि हमें ईवीएम से चुनाव ही नहीं कराना, खत्म करो ईवीएम को। अब एक वकील साहब हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक अर्जी दाखिल कर दी है। उनका नाम है CR जया सुकीम। उन्होंने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, ईवीएम से चुनाव कराना बंद होना चाहिए, बैलेट से चुनाव कराइए। बैलेट से वोट देने का जो सिलसिला है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे विश्वसनीय माना जाता है। और ईवीएम तो एक मशीन है और कभी भी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसमें कोई खराबी ना हो सकती हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो सकती है, जिसको हैक वैक ना किया जा सकता हो। इसलिए ईवीएम को हटवाइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अगले जितने भी चुनाव होने चाहिए वो देश में बैलेट पेपर से होने चाहिए। अब इन्हें कौन समझाए? बिहार में तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बैलेट पेपर को खारिज ही कर दिया, कल को बैलेट पेपर से कराओगे तो वहाँ भी वो कर ही लेंगे, लेकिन कम से कम बैलेट पेपर निकलेगा तो सामने। ईवीएम वाला मुद्दा इनका ठीक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहले भी गया था, तब चुनाव आयोग ने दलील दी थी, जाके दावा ठोक दिया था कि साहब सब कुछ है, सो हो सकता है, लेकिन ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि चलिए बिहार चुनाव के बाद ही तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना लेती, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी थी, चाहे राहुल गांधी की पार्टी थी, और कहती कि अब ईवीएम और नहीं। लेकिन आपने सुना कोई बोल रहा है, इधर उधर छोटी मोटी पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं सोशल मीडिया पे जिन्हें चमकने का शौक हो गया है, कुछ ऐसे वकील पैदा हो गए हैं जो जिला अदालतों में काम नहीं कर पाते, उन्हें लोग सुप्रीम कोर्ट का वकील बता देते हैं। वो इस तरीके की लफाजी बयानबाजियां ज़रूर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तौर पर राजनीतिक पार्टियां आज तक ईवीएम हटाने की बात नहीं कर रही हैं, बैलेट पेपर लाने की बात नहीं कर रही हैं। ये भी गौर करने वाली चीज़ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोशनी घोटाला पता है ना, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कौन लेके पहुंचा है पहले ये जान लीजिए। पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई छोटी मोटी शख्सियत थोड़ी है, मोहम्मद शफी पंडित इनका नाम है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और सीबीआई को सौंपी गई जांच को चुनौती दी है। इन्होंने कहा इस पर रोक लगनी चाहिए। इनका कहना क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। इनका कहना है कि साहब जो मेरा और मेरी पत्नी का नाम लिस्ट में जारी करके कहा गया है कि रोशनी योजना के तहत मिली ज़मीन पर हमने कब्जा कर लिया, उसको हड़प लिया है, ये गलत है सरासर। जो हमारे पास ज़मीन है वो किसी जज को मिली थी, जज से मेरी सास ने 1952 में खरीदी थी और अब हम लोग उस ज़मीन पर रहते हैं। हमारे ऊपर ये आरोप लगाना सरासर गलत है, और इसलिए भी सरासर गलत है क्योंकि हाईकोर्ट ने हमें हमारा पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, ना ही हमें बुलाया, ना ही हमारे से पूछा, और इस तरीके से लिस्ट में नाम जारी करके हमें बदनाम किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटेगा, क्योंकि आरोप तो सीधे शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तमाम लोगों पर लग रहे हैं कि उन्होंने और रोशनी योजना के तहत दी गई गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और अपने आलीशान बंगले बना लिए हैं। लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि जो बीजेपी सत्ता में रही साथ में पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के, तब क्यों ना दिखाई दिया बीजेपी को, अब चुनाव के दौरान ही क्यों दिखाई दे रहा है? सोचिएगा इस बारे में भी कभी, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के चुनाव चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहला अहम चुनाव माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और उनका ये उपचुनाव यानी कि एक तरीके से सेमीफाइनल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
हाथरस मामला याद है कि भूल गए, क्योंकि भोंपू मीडिया अब इसको दिखा नहीं रहा है, कोई मायने भी उसके लिए नहीं रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो है नहीं। क्या हुआ इस मामले में? कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट कौन सा? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। उसमें 2 जज साहिबान इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। उन्होंने पहले इसमें 12 अक्टूबर की तारीख लगाई, फिर उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गया है 25 नवंबर। तो 25 नवंबर के बाद अब इसमें बड़ा अपडेट ये है कि 16 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। लगता है जज साहिबान ने 16 दिसंबर की तारीख को बहुत ही सोचे समझे तरीके से चुना है। बता दें आपको, 16 दिसंबर 2012 का ही वो दिन था जब दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे राजधानी दिल्ली हो चाहे कहीं और हो। तो लगता है जज साहिबान उस दिन कोई अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। बता दें आपको, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है कि आखिर रात के अंधेरे में लड़की की डेड बॉडी को क्यों जला दिया गया, उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में उसकी डेड बॉडी को क्यों जला दिया गया। इसको अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ कल पहुंचे सीबीआई, कहा माई बाप जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ना वो नहीं आ रही है बहुत सारी चीज़ों की, इस वजह से हमारी जाँच पूरी हो नहीं रही है। जाँच पूरी करने में हमें 10 दिसंबर का समय लग सकता है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, 10 दिसंबर का समय लगा लें, हम 16 दिसंबर की तारीख दर दे रहे। ये तो हुआ सीबीआई का मामला। इसके अलावा जो सरकारी वकील पहुंचे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा साहब हमारा जो डीएम है ना प्रवीण कुमार, वो तो बहुत सही काम कर रहा था जी। उसने रात को डेड बॉडी जो जलवा दी ना, वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। वो परिवार के लोगों जैसे जो ये कह रहा था ना जी कि ऐसा थारी लड़की थारी छोरी अगर कोरोना से मर जाती तो तुम्हें कौन पैसे दे देता। सरकार तो तुम्हें 25-25 30 लाख रुपए दे रही, नौकरी देने की बात कर रही, मकान देने की बात कर रही है। हालांकि अभी नौकरी मकान मिला नहीं है, पैसे ज़रूर मिल गए हैं थोड़े बहुत। वो भी पहले 10 लाख दे दिए थे, उसी में 15 ऐड करके 25 बना दिए, अलग से 25 ना दिए मुख्यमंत्री से बात होने के बाद भी। तो कहा कि हमारा डीएम तो सही काम कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए हमारे डीएम को हटवाना चाह रही जी, हम डीएम को नहीं हटाना चाह रहे। इस पर कोर्ट जो है काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने बरहमी का जाहिर की और कहा कि ठीक है 16 दिसंबर को आप अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करिए, इधर सीबीआई की भी रिपोर्ट आ जाए, तब देखेंगे इस मामले में होता क्या है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन राय की बेंच इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। अब 16 दिसंबर को क्या होगा देखेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टीआरपी मामला भी आपको याद होगा, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद 1400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब माना जा रहा है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें अदालत से वारंट लेके कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि अर्णब गोस्वामी फिर से गिरफ्तार हो सकता है। बता दें आपको, अर्णब गोस्वामी इससे पहले अलीबाग के एक इंटीरियर डिज़ाइनर के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, जिनका नाम अवन्य नायक है और उनकी मां का नाम कुमुदी नायक था। दोनों ने सुसाइड कर लिया था मई 2018 में। उस मामले में 7 दिन बाद ही उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले जमानत के लिए निचली अदालत में जाओ, लेकिन वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बहुत सारे सवाल खड़े हुए उस जमानत दिए जाने पर भी, लेकिन अब लगता है फिर से अर्णब गोस्वामी गिरफ्तार हो सकता है और मुंबई पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना चाहती, चार्जशीट दाखिल कर दी है जो बताया जा रहा है। और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सिस्टम ये होता है कि अदालत से वारंट लो और जाके गिरफ्तार कर लो। 8 अक्टूबर से टीआरपी मामले की जांच कर रही है मुंबई पुलिस। अब उसने अपनी जांच का पहला मरहला पार कर लिया है, जिसके बाद 1400 पन्नों की एक चार्जशीट, यानी कि हिंदी में बात करें तो आरोप पत्र उसने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस पूरे मामले में उसने जो आरोपी बनाया है वो रिपब्लिक टीवी को बनाया है और न्यूज़ नेशन को बनाया है। जो शाम को दाढ़ी वाला बैठ के चिल्लाता है ना, मेडिकल करा लोगे ना पता चल जाएगा भाई साहब, बगैर लगाए तो हाथ पैर यूं यूं कांपते हैं, ज़बान तो पूरी चलती नहीं है, फूल होके आना पड़ता है तब ज़बान पूरी तरीके से काम चलती है। तो वो को आरोपी बनाया और इसके अलावा जो गवाह बनाए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले के अंदर 144 लोगों को गवाह बनाया गया, जिनमें से ब्रॉडकास्ट ओडियन रिसर्च काउंसिल यानी कि BAR के, जिसको बार कहा जाता है, उसके लोग हैं, विज्ञापन दाता हैं जो विज्ञापन लोग देते हैं, और इसके अलावा बैरोमीटर जिन लोगों के घरों में लगा हुआ है, जो लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। टीआरपी इसी से निकाली जाती है ना, बैरोमीटर से कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। उन ऐसे 144 लोगों को इसमें जो है गवाह के तौर पे शामिल किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कब अब अर्णब की गिरफ्तारी होगी या वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच के अपनी अग्रिम जमानत ले लेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा के मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने वाले 2 शख्स आपको याद होंगे, जिसमें से एक का नाम फैजल खान, दूसरे का नाम चांद मोहम्मद। नाम चांद है, काम काला कर रहे हैं लोगों में नफरत फैलाने का। एक का नाम फैजल है, ये फैज़ किसी को पहुंचा नहीं रहा है, लोगों में नफरत फैला रहा है। खैर, नाम रखने से कुछ होता भी नहीं है, लोग नाम रख लेते हैं खुर्शीद, उसके मायने होते हैं सूरज के, और लोगों के घरों में चोरी करते घूमते हैं।
मथुरा का नंद बाबा मंदिर था जिसमें दो लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया था, जिसके बाद एक हंगामा मच गया था। एफआईआर दर्ज हुई। नंद बाबा मंदिर के जो पुजारी हैं कान्हा गोस्वामी, उनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बरसाना थाने में पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनको कोर्ट में पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट जज के सामने मथुरा की। वहाँ काफ़ी देर तक बहस चली दोनों पक्ष के वकीलों में। फिर कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, फैसला सुरक्षित रख लिया, शाम को बताएंगे। शाम को अदालत ने कहा कि इनकी ज़मानत खारिज की जाती है। बताया जा रहा है ये ज़मानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। भैया नमाज़ पढ़ने का इतना ही शौक है, जेल में रहो, मस्ती से नमाज़ पढ़ो, लोगों को नमाज़ सिखाओ, बाहर आके क्या करोगे? फिर जाके कहीं फोटो खिंचवाओगे? अंदर रहो, मस्ती से नमाज पढ़ो, टेंशन ही नहीं है। तो ये थी आज के बुलेटिन की 8 अहम खबरें। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर इंशाल्लाह परसों आपसे होगी मुलाकात। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।